हेलो बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर ग्वालियर। बच्चों, आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है T20। हाँ, T20। इस T20 में हम वो सभी रूल्स पढ़ने का प्रयास करेंगे जो आजकल बैंकिंग, एसएससी, एमपीएसआई और एनडीए का जो XY ग्रुप होता है उसमें, और सीजीएल, सीपीओ सभी कॉम्पिटिशन्स में आ रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग और एसएससी में। तो आज हम सभी उन रूल्स का पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि अक्सर पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक और बात बताना चाहूँगा मैं कि इस वीडियो में पूरे 20 रूल तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है पार्ट 1। पार्ट 1। तो इसके बाद के जो रूल आएंगे वो पार्ट 2 या पार्ट 3 करके आ जाएंगे। कोशिश करूँगा मैं कि पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं ये रूल्स, और हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। और हाँ, एक और बात, जो एमपी में जेल पुलिस की वैकेंसी आई हुई है जिसका एग्ज़ाम की डेट अभी थोड़ी पोस्टपोन हो गई है, उससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसको मिस ना करें। और इसके जो सेकंड पार्ट बनेगा, बाकी के रूल्स उस पार्ट में, पार्ट 2 में रखे जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बिना अपना समय गंवाए। तो रूल नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा, लास्ट। लास्ट का हिंदी मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। याद रखिए, इस वीडियो में कोई भी पर्टिकुलर एक चैप्टर से मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। इसमें आपके नाउन के भी क्वेश्चंस होंगे, प्रोनाउन के भी क्वेश्चंस होंगे, कंजंक्शन के भी होंगे, जैसा कि पहला क्वेश्चन कंजंक्शन वाले पार्ट का है ना। वर्ब के भी होंगे, एडजेक्टिव के भी होंगे। तो मैंने बोला ना कि सारे वो रूल्स अपन करेंगे इसमें जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, छोटे से बड़े सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1 या 2 या 3 वीडियो में ये सारे रूल्स दे सकूँ। तो ये रूल नंबर फर्स्ट हमारा जो कि कंजंक्शन वाले चैप्टर का है, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। जब भी आपको लेस्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो कौन सी? पहली तो ये कि लेस्ट के बाद वाले पार्ट में, लेस्ट के बाद वाली क्लॉज में हमेशा शुड आएगा ही। ठीक है, वो एग्जाम में यहाँ पर एरर फाइंडिंग में वुड, शुड, कुड, मस्ट, शुड छोड़ के सॉरी, वुड, कुड, मस्ट कोई भी एक मॉडल डाल देगा। तो एक तो एरर इस पर बनती है इसकी। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको इस पर ध्यान रखना है कि शुड के बाद नॉट ना लगा हो। शुड के बाद नॉट ना हो, क्योंकि शुड अपने आप में खुद एक निगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ना नो आएगा, ना नॉट आएगा, ना नेवर आएगा, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट अपने आप में खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लास्ट के बाद वाले सेंटेंस में शुड होना चाहिए, मॉडल शुड का होना कंपलसरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि शुड के साथ नॉट ना लगा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। वॉक केयरफुली, लास्ट you should fall। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलें। लास्ट कहीं ऐसा ना हो you should fall, सावधानी पूर्वक चलें, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं। सेकंड है रन फास्ट, लास्ट we should lose the race। रन फास्ट, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो वी शुड लूज द रेस, कि हम रेस हार जाए। तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो हम रेस हार जाए। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको जब भी ये लास्ट वर्ड दिख जाए तो आपको उसके बाद वाली क्लॉज पे शुड का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, और इसमें शुड नॉट ना लगा हो, मैंने बता दिया है। तो ये हमारा रूल बेसिक सा था। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, आई होप। रूल नंबर सेकंड पर आते हैं। अगर आपका रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया है तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं तब तक सेकंड लिख देता हूँ यहाँ।
ये रूल नंबर सेकेंड है बच्चों। नो सूनर का हिंदी मतलब होता है जैसे ही, और देन का मतलब होता है वैसे ही, जैसे ही और वैसे ही। इंग्लिश में एक वर्ड होता है लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है तो उसे लॉ ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। एक इंटरोगेटिव फर्स्ट में भी होता है, आपने देखा होगा कि इंटरोगेटिव फर्स्ट में भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, लेकिन बच्चों वो इंटरोगेटिव होता है, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये भी ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, तो इसको लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल बोलते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, तो उसमें हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो आप लोग इसको निगेटिव ना समझें, ये निगेटिव नहीं होता है, ध्यान से देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस जब भी आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे नो सूनर, तो इसके क्वेश्चन जो इसके एरर पर क्वेश्चन आते हैं वो 4 जगह पर एरर आती है। वो कहाँ कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, नो सूनर के बाद, नो सूनर से जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। याद रखिए, या डिड होगा या हैड होगा। डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म होगी, हैड है तो थर्ड फॉर्म होगी। दूसरे सेंटेंस से पहले देन लग जाएगा, देन THAN वाला। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मैंने बोला, नो सूनर डिड द टीचर केम इन द क्लास then all the students stood up। देखिए, एग्जाम में इस तरह से आता है, हालांकि एक क्वेश्चन में एक ही एरर होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन नो सूनर से स्टार्ट होगा तो आपको केवल 4 जगह पर ही एरर दी जाती है। वो कहाँ कहाँ दी जाती है एरर, वो देख लेते हैं। जैसे ये नो सूनर से स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये देखना है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड या हैड होनी चाहिए, तो आपका डिड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक सही है। पहला वाला पार्ट। एक एरर इस पर देते हैं, वो डायरेक्ट नो सूनर के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब डिड दिया हुआ है तो डिड के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो ये सेकंड फॉर्म है जो कि गलत है। तो यहाँ पर केम ना आकर कम आएगा, ठीक है, इन द क्लास। ये बाकी का ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देन, दूसरे सेंटेंस से पहले देन, तो ध्यान ध्यान से देखिए देन की स्पेलिंग THAN होती है। एक एरर इस पर आती है ना, तो यहाँ पर हमारा EN नहीं AN आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारी 3 एरर होगी। 3 पॉइंट बता दिए मैंने आपको। पहला ये कि वो नो सूनर के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, तो एक एरर वो यहाँ पर देते हैं। दूसरी वर्ब पर देते हैं। तीसरी देन की स्पेलिंग गलत कर देते हैं। और फोर्थ नंबर की जो होती है वो यहाँ स्टूड, यहाँ पर वो उसकी या तो स्टैंड्स कर देगा या स्टैंडिंग कर देगा, जो भी होगा। केवल ये 4 ही पॉइंट होते हैं जहाँ पर नो सूनर की एरर आती है। और आपने जब देखा कि ये चारों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई एरर नहीं है, तो फिर आंसर होगा नो एरर। इस 4 के अलावा नो सूनर पे कोई एरर नहीं बनती है। बस 4 पॉइंट दिमाग में रखने हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। ये मेरे को हटाना पड़ेगा। द पावर फेल्ड। तो देखिए एरर फाइंडिंग में इस तरह से, यहाँ पर ये नो सूनर है, नो सूनर के बाद मैंने क्या बोला, डिड या हैड में से कोई एक आना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये है हैड हमारा यहाँ ना आकर यहाँ आएगा। इस तरह से ए पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी, स्लैश यहाँ लगा होगा, ठीक है ना। तो नो सूनर हैड द पार्टी बिगन, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है ना। हैड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये हैड इधर आ गया तो ये थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है ना। बिगन, फिर आगे कंजंक्शन इसमें देन दिया हुआ है, देन की स्पेलिंग सही है। फिर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, ये पूरा सही है हमारा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा रूल नंबर 2 क्लियर होगा।
रूल नंबर 3 पे आते हैं, वो भी नो सूनर से मिलता जुलता है, ठीक है, वो भी नो सूनर से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क इतना होता है कि वो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं सारे के सारे। जैसे रूल नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, हार्डली, scarcely, rarely, barely, seldom, never। नेवर से स्टार्ट होगी क्लॉज, उसके बाद फिर वही होगा डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड है, इन वर्ब इन वर्ड के बाद तुरंत डिड है तो फिर फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर हैड है तो फिर थर्ड फॉर्म होगी। उसमें कंजंक्शन देन था, इसमें कंजंक्शन होता है हमारा व्हेन या बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये हमारा रूल नंबर 3 है बच्चों। इसमें भी लॉ ऑफ इन्वर्जन का रूल काम करता है। जब भी ये हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये 6 वर्ड आपको दिख जाए, उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और हेल्पिंग वर्ब या डिड होगी या हैड होगी, ठीक है। वही डिड है तो फर्स्ट फॉर्म और हैड है तो थर्ड फॉर्म होगी। और दूसरी वाली सेंटेंस को स्टार्ट होने से पहले आपको कंजंक्शन व्हेन या बिफोर, ईदर ऑफ देम कैन बी यूज्ड विदाउट स्टिकली। सो लेट्स स्टार्ट। Hardly, had he reached his office, hardly had he, हाँ इनका हिंदी मतलब होता है, ये होता है मुश्किल से। इन पांचों का मतलब यहाँ पर ये लेकर चलेंगे मुश्किल से, और यहाँ वैन बिफोर का मतलब होता है वैसे ही, मुश्किल से वैसे ही। हार्डली हैड ही रीच्ड हिज ऑफिस, मुश्किल से वो अपने ऑफिस पहुंचा ही था, व्हेन इट बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी। ये देखिए आप, इसमें कंजंक्शन व्हेन है, हार्डली स्केर्सली का पेयर होता है व्हेन, ठीक है। आप यहाँ पर व्हेन या बिफोर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हार्डली के अलावा इन 6 में से कोई सा भी वर्ड यहाँ पर आ सकता है। एक और देख लेते हैं, is scarcely Ram's father, scarcely did Ram's father arrive, मुश्किल से राम के पिताजी आए थे, when his son started weeping, weeping या crying, कुछ भी कर ले। मुश्किल से राम के पिताजी आ ही थे, वैसे ही उनका पुत्र रोने लगा। देखें आप, हार्डली स्केर्सली के बाद आपका डिड दिया हुआ है, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, डिड है तो ये V1 हैगा, और ये हैड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना, देख सकते हैं हम। दूसरी क्लॉज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हेन ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर साथ में लिख देते जब सेम फॉर्मेट है, तो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बच्चों ये 6 की 6 नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, है ना। इनके पहले वाली क्लॉज में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। दूसरी बात, इनका कंजंक्शन व्हेन या बिफोर होता है, और नो सूनर का जो पेयर होता है वो देन होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रूल नंबर 4 नोट कर लीजिए तब तक आप। चलिए मैं भूल जाता हूँ। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद प्लूरल की वर्ब होगी बच्चों।
इसमें होगा वन ऑफ होगा, इसमें भी यही आएगा। पूरा का पूरा नोट कर लीजिए यही, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन होगा। फिर इसमें बच्चों सिंगुलर की वर्ब होगी, बस इसमें एक वर्ड लगा होगा ओनली। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें, है ना। समझने का प्रयास करते हैं इसको हम। देखें बच्चों, वन ऑफ का मतलब होता है अनेकों में से किसी एक की बात करना, बहुत सारों में से किसी एक की बात करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो कुछ इस तरह से, मान लो ये कोई क्लास है, यहाँ पर मैं केवल रवि की बात कर रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एंड हियर आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट ओनली रवि, केवल एक की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, अनेकों में से एक की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो अनेकों में से एक को बताने के लिए हम इंग्लिश में वन ऑफ का यूज़ करते हैं। दो में से एक को बताने के लिए ईदर ऑफ का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा यानी तीन या तीन से ज़्यादा लोगों के बीच में से बताने के लिए हम अनेकों में से एक को बताने के लिए वन ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, प्लूरल ही होगा, ध्यान रखिए। ठीक है ना। और बीच में होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये एक वर्ड आया है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, पूरा लिख देता हूँ मैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच और दैट। हम यहाँ अभी केवल तीन ही रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, है ना। ये प्रोनाउन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। रिलेटिव प्रोनाउन याद रखिए, केवल यहाँ पर हम तीन ही लेंगे, इसमें तीन ही आएंगे और चौथे नहीं आएगा इसमें, इसलिए हम केवल एक ही की बात करेंगे। यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे और इनका हिंदी मतलब होगा जो या जिसने। ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये देखिए प्लूरल नाउन आ रहा है, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा प्लूरल नाउन। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, नाउन आ गया। ठीक है, फिर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन हु। उसके बाद रखिए, ध्यान से देखिए, प्लूरल की वर्ब आई, याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। उसके बाद क्यों आएगी, क्योंकि इस वर्ब, यहाँ पे ये जो वर्ब आ रही है ना, वर्ब, इस वर्ब का संबंध अपने एंटीसीडेंट, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन होगा, आपने जब आप बुक पढ़ते होंगे तो आपको एक वर्ड दिखता होगा एंटीसीडेंट। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये एंटीसीडेंट आफ्टर ऑल है क्या। तो एंटीसीडेंट बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्वगामी शब्द को, पहले वाले शब्द को, और ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। और उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं, है ना। अगर ये फ्रेंड्स है, यानी कि ये हमेशा प्लूरल आएगा, हमेशा ही, चाहे नाउन आए वो यहाँ पर या प्लूरल या प्रोनाउन आए, हमेशा प्लूरल होगा। क्यों होगा प्लूरल, क्योंकि मैंने बताया वन ऑफ का यूज करते हैं अनेकों में से एक की बात करने के लिए, है ना। तो यहाँ वन ऑफ लिखा हुआ है, नहीं, अनेकों में से एक की बात करें तो अनेक वर्ड या नाउन बताएगा या प्रोनाउन बताएगा, तो ये वर्ड हमेशा प्लूरल ही होंगे। क्योंकि अब ये प्लूरल होंगे तो प्लूरल की ही वर्ब आएगी, ये लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब, तो इधर प्लूरल की ही वर्ब आएगी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव डन इट came here। ध्यान से देख लीजिए आप, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव डन इट। आपको ये सीखना है, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये चीज़ क्या कर दी मैंने, ये कंप्लीट सेंटेंस की है, कंप्लीट क्लॉज की है। अभी आपको ये बच्चा कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पर बच्चे के दिमाग में बात आती है कि सर यहाँ पर बात तो हम केवल वन की कर रहे हैं ना, है ना, वन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ वन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने, हु हैव डन इट, जिन दोस्तों ने ये काम किया है, केम हियर, वो यहाँ आया था, है ना। यानी कि मान लो मेरे कोई 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से ही मैं किसी
इन पांचों ने ही कोई काम किया है, हु हैव डन इट, जिन्होंने ये काम किया है, यानी इन पांचों ने ही वो काम किया है, उन्हीं में से एक ये वन है। यानी कि ये डूअर जो भी थे, करने वाले, ये पांचों ही तो थे, पांचों ने तो मिलकर वो काम किया है ना, उन्हीं में से एक ये वन है। और देख लेते हैं इसको, राहुल was one of the students, ये देखिए प्लूरल नाउन आ गया फिर से, who were beating them। ध्यान से देख लीजिए अब इसको, राहुल वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, राहुल उन विद्यार्थियों में से एक था, हु वर बीटिंग देम, जो उन लोगों को पीट रहे थे। कोई लोग थे, उनको कुछ लड़के मिलकर मार रहे थे। सपोज देखिए ये राहुल है, ये 5 लड़के हैं, ठीक है ना, कोई भी 5 लड़के हैं, तो ये जो मारने वाले थे, हु वर बीटिंग देम, ये प्लूरल की वर्ब आ रही है, ये इसके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो इन लोगों को पीटने, यहाँ पर मैं और सरल बना देता हूँ इसको, यहाँ सोनू कर लो, जो सोनू को पीट रहे थे, यानी कि कुछ लड़के थे राहुल के साथ मिलकर सोनू को पीट रहे थे, यानी सोनू को पीटने का काम राहुल अकेला नहीं कर रहा था, वो सारे के सारे काम कर रहे थे, है ना। ये पांचों लड़के राहुल को पीटने का काम कर रहे थे, तो राहुल उन्हीं में से तो एक था जो ये काम कर रहे हैं, यानी कि राहुल वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, राहुल उन 5 विद्यार्थियों में से एक था, उन विद्यार्थियों में से एक था जो सोनू को पीट रहे थे। मैंने बताया ना, हु इज दैट का मतलब होता है हिंदी मतलब होता है जो या जिसने, जो उसको पीट रहे थे, यानी कि सोनू को पीटने का काम राहुल अकेला नहीं कर रहा था, सारे के सारे कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं एक नया वर्ड लगा दूं, ओनली, ये सेकंड वाला, ध्यान से देखिए, ओनली राहुल, पूरा का पूरा ये वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दैट कंजंक्शन लगेगा, जिसने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा यहाँ मैंने दैट क्यों कर दिया, है ना। यहाँ पर आप हु की जगह दैट भी यूज कर सकते हो, है ना, यहाँ दैट भी यूज हो जाएगा और हु भी यूज हो जाएगा, लेकिन इस वाले में दैट भी यूज होगा क्योंकि ओनली पर्टिकुलर वर्ड क्या है ना। ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन वाले में आपको बाद में समझा दूंगा। अब यहाँ पर ओनली हो गया कि ओनली राहुल वॉज, चूंकि ओनली वर्ड लग जाता है तो इसका अर्थ वो होता है जो आप इस वाले में समझ रहे थे। इधर आप जो समझ रहे थे कि राहुल अकेला वो काम कर रहा था, तो वो राहुल अकेला काम नहीं कर रहा था, राहुल और लड़कों के साथ मिलकर सोनू को पीट रहा था। लेकिन इस वाले केस में ओनली राहुल, कि केवल राहुल है, जैसे ये थे वो 5 लड़के पीटने वाले, उनमें एक राहुल था ये, तो इसको राहुल को मैंने हटाकर अलग कर दिया। अब यहाँ आ गया राहुल, यानी कि 4 तो बेचारे उस दिन आए नहीं है स्कूल, है ना, केवल राहुल सोनू की पिटाई कर रहा था, बाकी के 4 तो उस दिन आए नहीं थे या उसके साथ में नहीं थे, यानी कि अब वो डूअर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली राहुल। सो यहाँ हम केवल राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब इधर वॉज हो जाएगी, वॉज बीटिंग सोनू, फिर ये हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे वही प्लूरल रहेगा, है ना, सब कुछ वही रहेगा, कहीं कोई करेक्शन नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Yeah, I have some information to tell you, my South Indian students. There we have started from today a beautiful series of T12 questions. These questions are generally asked in banking or SSC examination, so which is highly essential for us to have a good command over those rules. If we do not have command over these rules, so we won't be able to crack banking or SSC examinations. So it is highly essential. It is very mandatory to learn all these rules, and you are requested, not you are requested, you are advised to take practice regularly. I hope कि आपको मैं अपनी बात समझा पाया होऊंगा, and if you have any doubts, any confusion, any confliction in your mind, you can write me in comments box. Till then, have a nice day. Thank you.